गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में, जो कि चैप्टर 5 में है। कोशिका के बारे में हमने उसकी सामान्य जो परिचय है वो हमने पढ़ा कि कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। इसके बाद जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया ल्यूवेनहॉक ने। आज हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर हम किसी कोशिका का अध्ययन करते हैं तो उसे 3 भागों में बांट के करते हैं। सबसे बाहर की जो झिल्ली है कोशिका झिल्ली, इसके बाद केंद्रक और कोशिका द्रव। अब मैं आपको बता दूं कि इन तीनों की स्थिति कहाँ होती है कोशिका में। आपको जो डायग्राम दिख रहा है इसमें एक ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन बनी हुई है और एक रेड कलर की है। तो ये जो बाहर की जो परत है ब्लैक कलर की जो झिल्ली है, ये है कोशिका झिल्ली, जो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। और इसके कार्य मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे। कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य, चयनात्मक, वर्णात्मक झिल्ली के नाम से जानी जाती है। इसे अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है क्योंकि ये चुने हुए पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। अब इसके बाहर जो रेड कलर में आपको जो मेम्ब्रेन जो झिल्ली दिखाई दे रही है, ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यानी जो लाल रंग में आपको जो झिल्ली बनाई है डायग्राम में मैंने, ये है कोशिका भित्ति, ठीक है, जो कि केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अगर आपको कभी भी अंतर पूछे तो एक अंतर तो सीधा सीधा यही हो जाएगा कि जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जो सबसे बाहरी आवरण है वो कोशिका भित्ति है, जो कि केवल पादप कोशिकाओं में होता है। और अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो उसमें ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। सबसे बाहरी आवरण होता है कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली है वो जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। तो सबसे बाहरी आवरण हो गया कोशिका झिल्ली। अब बीच में जो आपको गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है, ये है केंद्रक। केंद्रक जो है इसमें देखिए आप, ये दोहरी झिल्ली से बना होता है। केंद्रक की सबसे बाहर की जो लेयर आपको दिख रही है, परत जो दिख रही है, ये दोहरी परत से बना है, ठीक है। इसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली। और इसके बीच में छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इन छिद्रों को कहते हैं केंद्रक छिद्र। इनसे क्या होता है कि जो केंद्रक के बाहर और केंद्रक के अंदर जो द्रव होते हैं, इनका आदान प्रदान होता है। आवश्यक पदार्थ होते हैं वो बाहर से केंद्रक के अंदर आते हैं और अनावश्यक पदार्थ केंद्रक से बाहर चले जाते हैं इन छिद्रों के द्वारा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो केंद्रक जो होता है वो दोहरी झिल्ली का बना होता है। इस झिल्ली के बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। केंद्र के अंदर द्रव होता है जिसे केंद्रक द्रव कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये बाहर की जो झिल्ली है वो केंद्रक झिल्ली होगी, जो कि दोहरी परत की बनी होती है। इस झिल्ली में बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इस केंद्रक में जो द्रव होता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं। ये जो लाल रंग में आपको धागेनुमा जो संरचना दिखाई दे रही है, ये है क्रोमेटिन। जैसा कि आपको पता है जो कोशिका होती है वो विभाजित होती है, यानी कोशिका से 2, 2 से 4 इस तरह से विभाजन होता रहता है। तो जब कोशिका विभाजित नहीं होती तब ये क्रोमेटिन जो है वो धागेनुमा संरचना में इस तरह से बिखरा पड़ा रहता है। और जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये क्रोमेटिन जो है वो मोटे मोटे तंतु बना लेता है, जिन्हें हम कहते हैं गुणसूत्र, जिन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम। तो ये जो केंद्रक है इसकी संरचना के बारे में आपको जो सामान्य जानकारी है मैंने बताई है। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ध्यान रखना। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने की केंद्रक की खोज। केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है, इसमें द्रव जो पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक झिल्ली के चारों ओर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं। जो धागेनुमा संरचना होती है उसे क्रोमेटिन कहते हैं। और जब कोशिका का विभाजन होता है तो क्रोमेटिन के जो तंतु हैं वो जुड़कर क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं गुणसूत्रों की। तो जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और ये क्या करते हैं, लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। इन्हें आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, गुणसूत्र होता है, जो कि किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ध्यान दें कि जो ये डीएनए होता है ये क्या करता है, लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है और डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं क्या, गुणसूत्र। किसी भी गुणसूत्र का सबसे छोटा भाग जिसमें
किसी भी एक लक्षण को अगली पीढ़ी में पहुंचाने की क्षमता होती है, उसे कहा जाता है जीन। तो इस तरह से ये जो केंद्रक है, ये इसके विभिन्न भाग हो गए। यहाँ पे कुछ मैंने इनके पार्ट को नामांकित किया है। सबसे बाहर कोशिका भित्ति, उसके बाद कोशिका झिल्ली, और बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा है केंद्रक। अब केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ जो द्रव बिखरा हुआ है वो है कोशिका द्रव्य। ध्यान दें, केंद्रक तो आपको बीच में दिखाई दे रहा है, केंद्रक झिल्ली से आवृत है, और इसके बाहर जो आपको कोशिका झिल्ली दिखाई दे रही है, इन दोनों के बीच में जो द्रव है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव। केंद्रक के अंदर जो द्रव होगा उसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव, और केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ जो द्रव बिखरा हुआ है उसे कहते हैं कोशिका द्रव। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं जीव द्रव्य। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत इजीली आपको याद भी हो जाएगा। केंद्रक में जो द्रव पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं। इसके बाहर जो द्रव है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है जीव द्रव्य। अब यहाँ पे जो कोशिका द्रव्य है, जो कि केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के बीच में चारों तरफ फैला हुआ है, इसके अंदर कई सारे अंगक पाए जाते हैं कोशिका के, जो कि भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। देखिए आप इसमें केंद्रक के बारे में हमने पिछली क्लास में प्याज की जो स्लाइड बनाई थी, प्याज की झिल्ली को काटा था और उसकी स्लाइड बनाई थी, तो उसका जो डायग्राम हमने देखा था उसमें हर कोशिका के बीच में जो गहरे रंग की संरचनाएं थी, तो जो गहरे रंग की संरचनाएं थी वो क्या थी, वो थे केंद्रक। और केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है, यानी केंद्रक जो होता है उसके चारों ओर दोहरी परत पाई जाती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर जा सकता है। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, जिन्हें हम सामान्य भाषा में आपने गुणसूत्र पढ़ा है। तो केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं जो कि कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं, और जब कोशिका विभाजित नहीं होती तो वो पतले पतले तंतुओं में बिखरे पड़े रहते हैं, जिसे कहते हैं क्रोमेटिन। जो गुणसूत्र होते हैं ये आनुवंशिक गुणों की सूचना इनके अंदर होती है। गुणसूत्रों के अंदर क्या होती है, आनुवंशिक सूचना होती है। आप लोगों ने घर में सुना होगा या देखा होगा कि कहते हैं कि भाई ये तो अपने दादा पे बिल्कुल गया है, इसका ये गुण जो है इसके पापा से मिले हैं। तो जो हमें हमारी जो माता पिता हैं या दादा दादी नाना नानी से जो गुण हमें मिलते हैं वो किस रूप में आते हैं, किनके द्वारा आते हैं, वो आते हैं गुणसूत्रों के द्वारा। तो गुणसूत्रों का काम क्या होता है कि जो लक्षण होते हैं उन्हें एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं इनमें आनुवंशिकी गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली जो संतति होती है उसमें जाती है। और जो क्रोमोसोम होते हैं यानी गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए का अणु में कोशिका के निर्माण का संगठन के सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं, यानी कोशिका का संगठन और उसके निर्माण की जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो एक डीएनए अणु के अंदर पाई जाती हैं। डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, यानी डीएनए का छोटे से छोटा टुकड़ा जिसके अंदर कोई भी एक लक्षण को कम से कम अगली पीढ़ी में पहुंचाने की क्षमता होती है उसे कहते हैं जीन। तो जीन की डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम कहते हैं जीन। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। मैंने आपको जो डायग्राम बनाया था इसमें पतले धागेनुमा संरचना जो दिखाई थी वो क्रोमेटिन है। और ये क्रोमेटिन कब रहता है, जब कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो जो गुणसूत्र होते हैं वो पतले धागे के रूप में फैले रहते हैं जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। और जैसे ही कोशिका का विभाजन शुरू होता है तो ये क्रोमेटिन जुड़कर गुणसूत्र बना लेते हैं वापस। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचनाओं का एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजन होने वाला होता है तब यह गुणसूत्र में संगठित हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम में। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया निभाता है। एक कोशिक जो जीव होते हैं, अगर हम एमीबा की ही बात करें तो एक कोशिक जो जीव होते हैं वो उस एक कोशिका को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं और फिर दो नए जीव बनते हैं। तो इस प्रक्रिया में केंद्रक का भी क्या होता है, एक केंद्रक से दो केंद्रक बनते हैं। अब हम कोशिका की बात करें, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो आप लोगों को इन दोनों में
इनको याद करने का बहुत ईजी तरीका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती हैं। अभी हमने केंद्रक पढ़ा, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली हमने देखी थी। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के चारों ओर जो दोहरी झिल्ली हमने देखी थी वो नहीं होती है, वो होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यू का मतलब होता है तुम, यानी आप, और आपकी कोशिका कौन सी होगी? यूकैरियोटिक। यानी हम में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय संगठन जो क्षेत्र होता है वो बहुत कम स्पष्ट होता है। केंद्रक के चारों ओर अगर केंद्रक झिल्ली नहीं होगी तो केंद्रक में जितने भी पदार्थ हैं वो सारे कोशिका द्रव में बिखर जाएंगे और केंद्रक स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं उनमें जो केंद्रक का जो क्षेत्र होता है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता, और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? केंद्रक जो होता है वो स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि केंद्रक झिल्ली से वो बंधा हुआ रहता है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है, ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब आदि या पूर्व, और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो ये हमने आज पढ़ा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। तो सबसे मेन आधार क्या है दोनों का? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसके साथ ही जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसका आकार बहुत छोटा होता है और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है। अब देखिए इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर दे रखा है। तो सबसे पहला इसमें अंतर दे रखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार होता है बड़ा। तो ये तो दे ही रखा है। सेकंड वाला है केंद्रकीय क्षेत्र। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या होता है? अस्पष्ट होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र जो होता है सुस्पष्ट होता है, इसके चारों ओर केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है। आप इस कॉलम में लिखेंगे जो केंद्रकीय क्षेत्र होता है वो अस्पष्ट होता है और केंद्र की झिल्ली का अभाव होता है। अब देखिए क्रोमोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में 1 होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में 1 से ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका द्रव में जो कोशिकांग पाए जाते हैं, अगर हम बात करें, इनमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, उनके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांगों के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जिसमें बीच में देखिए कोशिका काय क्या होता है? कोशिका काय ये क्या होता है? जब केंद्रक स्पष्ट दिखाई नहीं दे और केंद्रक झिल्ली नहीं हो तो इसे कहते हैं कोशिकाएं। अब देखिए आज का जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है आज के लिए? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है तो आपको ये करना है जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। क्या अब आप जो ये टेबल दे रखी है इसको पूरा आपको भरना है, यानी जो खाली जगह दे रखी है इसको पूरा भरना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपको है वो लिखना है केंद्रक की संरचना के बारे में लिखिए। तो जो मैंने डायग्राम आपको शुरू में दिखाया था, इसमें जो केंद्रक का डायग्राम मैंने बनाया है, आपको क्या करना है, इसकी संरचना के बारे में बताना है कि केंद्रक जो बाहर झिल्ली होती है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, इसमें द्रव पाया जाता है इसे केंद्रक द्रव कहते हैं, जो केंद्रक छिद्र होते हैं इनका क्या काम होता है, क्रोमैटिन किस तरह से क्रिया करता है और ये क्रोमोसोम में कब बदलता है। तो इसकी पूरी जो संरचना है इसके बारे में आपको बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं और सेंड करना है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।